Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. अब यूनिट 16 में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी तक हम जो क्वेश्चन करके आए थे उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल या तो एक था या दो थे। अब हम वो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास तीन है। ठीक है, सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होती है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन जिसको बोलते हैं, कि जो हमारा डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन में हम यही करते थे कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव होता था उसे हम जीरो के इक्वल रखते थे। इसके अंदर हमारा क्या होता है कि चाहे हम 1 के रिस्पेक्ट में करें, 2 के रिस्पेक्ट में करें, 3 के रिस्पेक्ट में करें, यानी जितने भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकलेंगे, अगर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 1, अगर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 2, अगर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो 3, यानी जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उतने हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकलेंगे, वो सारे होंगे किसके, जीरो के इक्वल। सो ये हमारी कंडीशन सेम होती है दोनों के लिए, चाहे हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो या फिर हमारा फंक्शन मिनिमम हो, दोनों के लिए सेम कंडीशन सेटिस्फाई होगी। लेकिन जब बात आती है सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन की, तो यहाँ पे सिचुएशन अलग होती है। मिनिमम के लिए हमें अलग सिचुएशन दी होती है, यानी अलग कंडीशंस होती हैं, और मैक्सिमम के लिए हमारे पास अलग कंडीशंस होती हैं। तो मिनिमम के लिए हमारे पास क्या चेक करते हैं हम, कि जो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आए हैं वो हमारे पॉजिटिव होने चाहिए। ठीक है, अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे दोनों पॉजिटिव होंगे, सो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा H1 भी पॉजिटिव है, और अगर हमारा H2 भी पॉजिटिव आ रहा है यहाँ पे, और H3 भी पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि तीनों हमारे पॉजिटिव साइन को दिखा रहे हैं, तीनों का सेम साइन है। इसका मतलब ये क्या है, मेरा सेटिस्फाई कर रहा है मिनिमम को, यानी मेरी सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है मिनिमम को। अब वहीं पे अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम की, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, मेरा नेगेटिव होता है। अब हमारे दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव होंगे, इसका क्या मतलब है कि जो हमारा H1 है वो भी नेगेटिव होगा। अब H1 नेगेटिव है, H2 पॉजिटिव है, और H3 नेगेटिव है, तो यहाँ पे साइन क्या है, ऑल्टरनेटिव साइन है। इसका मतलब मेरा सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, मैक्सिमम को। अब हमें कैसे पता चला कि ये पॉजिटिव है, हमने यहाँ पे भी सेकंड जो H2 है वो पॉजिटिव लिया है, यहाँ पे भी सेकंड पॉजिटिव लिया है। क्यों, H2 हमारे पॉजिटिव ही आएंगे अगर मिनिमम या मैक्सिमम की कंडीशन होगी। H2 हमारा नेगेटिव कब आता है, सिर्फ जब मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन नहीं होती, सैडल पॉइंट होते, तब हमारा H2 नेगेटिव आता है। जो हमारा H1 का साइन होता है वही हमारा H3 का साइन होता है। तो अगर सारे साइन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मिनिमम सेम डायरेक्शन प्लस पॉजिटिव, ठीक है, तो वो हमारा शो करेगा मिनिमम को। और अगर साइन हमारे, यानी जो हमारे H1, H2, H3 हैं, वो ऑल्टरनेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो वो हमारा किसको शो करता है, मैक्सिमम को। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, ये वाली आप नोट डाउन करके रख लेना, यही पूरा क्रक्स है हमारे थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। और जब हम टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ हमारा H3 वाली जो कंडीशन है वो नहीं लगती, बाकी सारा सेम रहता है। चेक इन प्रोग्रेस 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें z की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, और हमारे पास अंदर वेरिएबल दिए हुए हैं x, y, z। तो आप एक काम करो, इसको ना चलो z ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए हुए हैं x, y, z, और हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है z। तो हम इसे ले लेते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल Z है और अंदर जो हमारे पास x, y, z है वो स्मॉल है। ठीक है, तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे वही वाली कंडीशन अप्लाई होंगी जो मैंने अभी बताई थी थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है। सेकेंड स्टेप के हम यहाँ से निकालते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास कितने निकलेंगे, तीन,
क्योंकि जितने हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उतने ही हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकलते हैं। तो यहाँ से निकलेगा जेड एक्स, जेड वाई एंड जेड जेड। सबसे पहले करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सिर्फ एक्स वाली टर्म्स को ही डेरिवेट करेंगे, बाकी की हमारी 0 हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा प्लस वाई, ये y है तो इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे x तो ये हो जाएगा z। ठीक है, यहाँ से आगे मेरी zx की वैल्यू। अब y वाली टर्म्स देखते हैं, तो ये यहाँ से आगे हमारे पास x, ये आ गया मेरे पास 4 और ऊपर 2, तो ये हो गया 8y, बाकी तो और कुछ है नहीं y। अब z वाली टर्म्स देखते हैं, तो जहां जहां भी z है उसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ से आ जाएगा x और यहाँ से आ जाएगा 2z, तो ये हो गया 2z। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे 3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 9। इसका मतलब हमारे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे वो 9 निकलेंगे। सो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, यहां से निकलेगा जेड एक्स एक्स, जेड एक्स वाई, जेड एक्स जेड, जेड वाई एक्स, जेड वाई वाई, जेड वाई जेड, जेड जेड एक्स, जेड जेड वाई, जेड जेड जेड। आप इसको एक रैंडम मत लेना, आप जैसे रो एंड कॉलम्स लेते थे ना, पहले x को x y z, फिर y को x y z, फिर z को x y z, ऐसे करना। ठीक है, ताकि कोई आपसे स्किप ना हो जाए। अगर आप रैंडम ऐसे ही लोगे तो हो सकता है आपसे कुछ स्किप हो जाए, या आप कोई चीज 2 बार ले लो। तो ये सबसे सही तरीका है लिखने का। अब हमने जो x के रिस्पेक्ट में किया था, फर्स्ट वाली लाइन हमारी वही है कि हमें x को पहले x के में करना है, फिर x को y और फिर x को z। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली लाइन निकालते हैं, यहाँ से x को पहले x से करेंगे, फिर y फिर z। तो अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में करती हूँ तो यहाँ से सिर्फ ये वाली टर्म चेक होगी, यहाँ से आ जाएगा 4। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1, और इसको अगर z के रिस्पेक्ट में करूंगी तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब हम y वाली टर्म देखेंगे, इसको पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा 1। अब इसे y के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ से आ जाएगा 8, और z के रिस्पेक्ट में 0, क्योंकि z वाली टर्म ही नहीं है यहाँ पे। अब z वाली टर्म यानी इस वाली को हम करेंगे पहले x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से आ जाएगा 1। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0, क्योंकि y वाली टर्म ही नहीं है इसके अंदर, और फिर z से करेंगे तो ये हो जाएगा 2। अब हमने जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमने चेक किए थे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो वहां से क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव हमें देख के पता चल जाता था कि हमने डेरिवेटिव सही किया है या नहीं। वो चीज हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स दोनों सेम है। अब जेड 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 वाई, जेड वाई जेड, ये दोनों भी सेम है। अब यहाँ से जेड जेड एक्स और जेड एक्स जेड, ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे इक्वल आ रहे हैं, मतलब हमने डेरिवेटिव सही किए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। सो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव्स आए थे ये तीनों, इनको करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से एक बार जेड एक्स को 0 के इक्वल, एक बार जेड वाई को 0 के इक्वल, और एक बार जेड जेड को 0 के इक्वल। ठीक है, अब जेड एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गई यहाँ से हमारी 0 के इक्वल। यहाँ पे जेड वाई की क्या वैल्यू आई थी, x प्लस में 8y, ये भी हो गई 0 के इक्वल, और यहाँ पे x प्लस 2z इज इक्वल्स टू 0। फाइन, अब आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हो। पहले z इधर लेके जाओगे, फिर 4x लेके जाओगे, y की वैल्यू जो आएगी इसमें पुट कर दो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये मेथड है जो हम करते आए हैं स्टार्टिंग से। दूसरी चीज मैंने क्या बताया था कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई सिंगल नंबर नहीं आ रहा है तीनों इक्वेशंस में, और राइट हैंड साइड पे है 0, तो इसका मतलब क्या है, वो होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन में हमेशा x y z की वैल्यू क्या आएगी, 0।
तो आप यहाँ से लिख सकते हो हेंस these are homogeneous equation. So x y z हमारे क्या है 0। तो यहाँ से हमारी x y z की वैल्यू क्या आ गई 0। अब जो x y z की वैल्यू आती है वही होते हैं हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स। सो यहाँ से स्टेशनरी पॉइंट क्या आ गए हमारे पास x y z इज इक्वल्स टू 0 0 0। ठीक है, हमारे पास यहाँ से एक्स वाई जेड की सिंगल सिंगल वैल्यू आई है क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन में इक्वेशंस निकल के आई थी वो कैसी थी लीनियर। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन नहीं थी। हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 1 थी, इसलिए एक एक वेरिएबल ही निकल के मतलब एक एक वैल्यू ही आई है। अब हमें क्या करना है, जो भी स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं उसको सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन में पुट करते हैं। सो सेकंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन एट एक्स वाई जेड, और ये क्या है हमारे 0 0 0 वैल्यूज पुट करके चेक करेंगे। सो x1 यहाँ से हमारा कैसे निकलेगा, सिंपल जेड एक्स एक्स। अब यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स एक्स की क्या वैल्यू आ रही है 4, तो यहाँ से देखो 4, ये क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव, तो यहाँ से हमारा h1 आ गया पॉजिटिव। अब h2 कैसे निकालते हैं, मैंने बताया हुआ है पहले भी, ये कैसे निकलता है z एक्स एक्स जेड वाई वाई माइनस जेड एक्स वाई और इसका स्क्वायर। और ये हम कैसे निकालते हैं 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट बना के। इसमें कैसे बनेगी 2 इंटू 2 की डिटरमिनेंट, जेड एक्स एक्स जेड एक्स वाई जेड वाई एक्स जेड 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 सॉरी जेड वाई वाई, क्योंकि 2 इंटू 2 की डिटरमिनेंट बना रहे हैं तो z का तो हम यहाँ मतलब जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल है उसका हम यूज ही नहीं करेंगे, सिर्फ x और y की वैल्यू देखेंगे। तो यहीं से हम ये निकालते हैं कैसे, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, और वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। तो जेड एक्स एक्स क्या है मेरे पास 4, जेड वाई वाई की वैल्यू हमने निकाली थी क्या आई थी 8, माइनस जेड एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या गया 8 4 जा 32 माइनस 1, तो ये यहाँ से आ गया 31, ये पॉजिटिव है तो h1 यहाँ से आ गया हमारा पॉजिटिव, h2 आ गया हमारा पॉजिटिव। अब हम चेक करेंगे h3 के लिए। सो h3 के लिए भी कुछ नहीं करना, बस चलो यहाँ पे यहीं पे बना देते हैं। s3 के लिए क्या करेंगे 3 इंटू 3 की डिटरमिनेंट बनाएंगे, जेड एक्स एक्स जेड एक्स वाई जेड एक्स जेड जेड वाई एक्स जेड वाई वाई जेड वाई जेड 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 एक्स जेड जेड वाई जेड जेड जेड। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो हमें आता ही है, सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे। तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4, वाई वाई की वैल्यू क्या थी 8 और जेड जेड की वैल्यू क्या थी 2, और एक्स वाई वाली टर्म जो थी हमारी एक्स वाई यहाँ पे हमारी वैल्यू 1 थी, जो ये होगी वही ये होगी। ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 थी, जो ये वाली वैल्यू होती है वही ये वाली वैल्यू होती है। सॉरी, ये वाली वैल्यू 1 थी, ये 1 थी, ये भी 1 थी, और ये 0 ये 0, ये हमारे पास वैल्यूज थी। अब हमें क्या करना है, सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में ऑलरेडी सीखा हुआ है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, हम रो 1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। सो यहाँ से हम लेंगे 4 1 1, तो सबसे पहले हम 4 लेंगे, 4 के साथ वाली रो और 4 के साथ वाली कॉलम हटा दो, तो क्या आएगा 8 को पहले डायगोनल मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल, तो 8 2 सा कितना होता है 16 माइनस 0। अब सेकंड वाली जो हम लेते हैं उसके सामने हम माइनस का साइन लगाते हैं 1। अब ये 1 वाली जो हमारे पास कॉलम है वो हटा दो और ऊपर वाली रो हटा दो, तो क्या बचा 2 इंटू 1 और 0 इंटू 1, तो यहाँ से क्या गया 2 माइनस 0। थर्ड क्या है हमारे पास 1,
ये आपको याद है ना यहाँ पे माइनस का साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये रो 1 है और कॉलम 2 है। 1 और 2 कितना होता है 3, और 3 हमारा ऑड नंबर है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन। अब ये क्या है, लास्ट वाली 1 को हम ले रहे हैं, तो यहाँ से ये वाली कॉलम हटा देंगे, ये वाली कॉलम हटा दी, ऊपर वाली रो हटा दी, तो क्या बचा यहाँ से 0 - 8, तो ये आ गया 0 - 8। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 16 -1, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा -8। 16 4 सा कितना होता है 64, यहाँ से आ गया -2 और यहाँ से आ गया 8। -8 और -2 कितना होता है -10, तो यहाँ से क्या आ गया -54। 64 - 10 54, ये आ गया पॉजिटिव। अब हमारे पास H1 जो है वो भी पॉजिटिव है, H2 है वो भी पॉजिटिव है, और जो हमारे पास H3 निकल के आया है वो भी पॉजिटिव है। अब अगर हमारे पास तीनों चीज पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब फंक्शन क्या होता है हमारा, सो फंक्शन इज मिनिमम। ठीक है, एट एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड हमने क्या लिए थे 0 0 0। ठीक है, ये हमें लिखना पड़ेगा एक्स वाई जेड पे हमारा फंक्शन मिनिमम आया और एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास 0 0 0 है। अब यहाँ पे देखो स्टेशनरी पॉइंट हमारे पास एक ही है, तो यहाँ से हम मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, छोटा सा काम है। फंक्शन मिनिमम है तो वैल्यू भी मिनिमम निकलेगी, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। फंक्शन का क्या मतलब है, जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू थी, तो हम z में क्या करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड, और इसकी वैल्यू क्या है 0 0 0। अब x की जो हमारे पास वैल्यू दी हुई थी, यानी जो x की इक्वेशन थी, सॉरी z की इक्वेशन थी, z की इक्वेशन क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में 2x² प्लस एक्स वाई प्लस 4y² प्लस एक्स जेड प्लस z² प्लस 2। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है एक्स वाई जेड की जगह 0 पुट करना है, सो ये हो जाएगा 0 + 0 + 4 0 + 0 0 और 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आया सिर्फ 2, क्योंकि बाकी सारी टर्म तो 0 हो गई। तो मिनिमम वैल्यू जो आ रही है फंक्शन की, या फिर मिनिमम वैल्यू जो आ रही है z की, वो क्या है हमारे पास 2। ये है हमारा सॉल्यूशन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब एग्जांपल है 16.4, z की इक्वेशन दी हुई है, z हमारा फंक्शन है x1 x2 x3 का, यानी 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन है। वैल्यू निकालनी है मिनिमम और मैक्सिमम, बताना है कि मिनिमम वैल्यू आएगी या मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सो सबसे पहले गिवन z इज इक्वल्स टू x1² - 3x1 x2 प्लस 3x² प्लस 4x2 x3 प्लस 6x3²। यहाँ पे x1 2 3 ध्यान रखना, नंबर ठीक डालना, क्योंकि यही हमारे अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक भी नंबर में मिस्टेक हो गई, वहां से डिफरेंशिएशन गलत निकलेगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। सो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या क्या निकलेंगे, zx1 zx2 और zx3। ठीक है, सो सबसे पहले करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में। सो देखो कि इक्वेशन में क्या क्या x1 की वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x1, यहाँ से हो जाएगा -3x2, बाकी तो हमें x1 की कोई वैल्यू नहीं दी हुई। अब देखते हैं x2 के लिए, सो यहाँ से हो जाएगा -3x1, ये हो जाएगा 6x2 प्लस 4x3। अब आ जाओ x3 के लिए, सो x3 जहां जहां दी है उसका करेंगे डेरिवेटिव, तो यहाँ से हो जाएगा 4x2 प्लस ये हो गया 12x3।
एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल या 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्वेश्चन आता है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव ठीक किया है या नहीं, क्योंकि कई बार यहाँ से काफी बड़ी इक्वेशन होती है तो कई बार हमारे पास कुछ वेरिएबल स्किप हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस वहां से बढ़ जाते हैं। अब हमने यहाँ से निकाल दिया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। अब हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालने हैं, और वो हमारे पास कितने निकलेंगे, 9। सो सेकंड ऑर्डर partial derivatives zx1 x2। अब इतना बार बार x1 x2 लिखने की जगह हम एक काम करते हैं, x1 की जगह 1 ले लेते हैं और x2 की जगह 2, x3 की जगह 3। तो ये क्या हो गया यहाँ से हमारा z11 z12 z13 z21 z22 z23। क्योंकि हम बिना बात इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो हमसे ही मिस्टेक होने के चांसेस है ना, तो इसको हम एक काम करते हैं 1 और 2 3 ऐसे ले लेते हैं, 3 1 3 2 और ये हो गया 3 3। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है पहले इसको सॉल्व करेंगे तीनों के लिए। तो अगर फर्स्ट वाली को फर्स्ट वाले के लिए करेंगे तो ये क्या गया 2। फर्स्ट वाली इक्वेशन को सेकंड के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या गया -3। और थर्ड के लिए करेंगे तो ऑब्वियसली 0, क्योंकि x3 वाली तो कोई टर्म ही नहीं है यहाँ पे। अब सेकंड वाली को करेंगे 1 2 3 के लिए, तो जब इसको 1 के लिए करेंगे तो क्या आएगा -3, 2 के लिए करेंगे तो आएगा 6 और 3 के लिए करेंगे तो आएगा 4। अब थर्ड वाली ये वाली इक्वेशन, इसमें 1 तो है ही नहीं तो ये तो 0 हो गया। 2 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 और 3 के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। जब भी आपके पास बड़ा क्वेश्चन होता है ना तो वहां पे एग्जामिनर क्या करता है आपको, या फिर आप बुक्स में भी देखना वहां पे डेरिवेटिव्स काफी इजी होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आपको नहीं देते कि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाए क्वेश्चन, ठीक है। सो टाइम लिमिट के हिसाब से वो आपको डेरिवेटिव इजी ही देंगे। अब यहाँ से हमारे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकल के आ गई है। नेक्स्ट स्टेप हमें करना है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन। सो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन के लिए क्या करते हैं, ये जो तीनों टर्म्स हैं इनको 0 के इक्वल रखेंगे, z1 z2 और z3 ये हो गई 0 के इक्वल। 1 वाली टर्म क्या है 2x, 2x1 -3x2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाली टर्म ये रही -3x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड वाली टर्म 4x2 प्लस 12x3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन आप नोटिस करो कि ये तो होमोजीनियस इक्वेशंस ही हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे पास कोई खाली नंबर नहीं है ना इन दोनों इक्वेशंस में है, और राइट हैंड साइड पे 0 0 है। इसका मतलब दीज आर होमोजीनियस इक्वेशन। सो x y z इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास x y z की वैल्यू आ गई, और जो मेरे पास x y z की वैल्यू आती है वही क्या होता है मेरे पास स्टेशनरी पॉइंट्स। सो स्टेशनरी पॉइंट्स x, सॉरी ये यहाँ पे ना 1 2 3 है, मतलब x1 x2 x3, ठीक है, x y z नहीं है ये। सो x1 x2 x3 की वैल्यू हमें मिल गई है, वो क्या है 0 0 एंड 0। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि चेक करना है सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन। सो सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन एट x1 x2 x3 जो कि हमारे पास 0 0 0, यहाँ से हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे h1, h1 के लिए क्या चेक करते हैं z11, z11 की क्या वैल्यू आ रही थी हमारे पास 2, तो ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसका मतलब h1 भी हमारे पास पॉजिटिव हो गया। अब देखते हैं h2 के लिए।
H2 के लिए हम क्या चेक करते हैं, Z11 Z22 माइनस Z12 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे Z11 की क्या वैल्यू है 2, Z22 की वैल्यू 6 और Z12 की वैल्यू क्या है -3। तो ये हो गया -3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 12, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 9, -3 का स्क्वायर है इसीलिए सॉल्व करके आएगा 9 और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए हो जाएगा -9। सो 12 - 9 कितना होता है 3। ये भी हमारी पॉजिटिव आ गई, यानी कि यहाँ से हमारा H2 भी पॉजिटिव आ गया। अब चेक करते हैं H3। H3 के लिए क्या करता है Z11 Z12 Z13 Z21 Z22 Z23 Z31 Z32 Z33। मैंने आपको बोला था कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स जो हैं वो इसी सीक्वेंस में निकालने हैं। यहाँ से आपकी एक हेल्प हो जाती है। कैसे, ये भी तो हमारा वही सीक्वेंस है जिसमें हमने डिटर्मिनेंट लिया है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 और ये भी यही सीक्वेंस है ना। तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे हमने वैल्यूज निकाली है उठा के यहाँ पे पुट कर देनी है, हमें ये डिटरमिनेंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप इस सीक्वेंस में निकालो, सेम वैल्यूज उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। अब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा 2 -3 0, ठीक है। ये हो जाएगा -3 6 4 0 4 12। अब किसी भी एक रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, रो 1 के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं इस वाली रो के। तो जब हम 2 लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 6 72 -4 4 16। अब यहाँ पे हम लेते हैं माइनस सेकेंड वाली टर्म, ये ऑलरेडी माइनस में है तो फिर ये प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया +3 और ये वाली रो हटा दो, ये वाली कॉलम हटा दो तो क्या बचा 12 3 कितना होता है 48, सॉरी 12 3 36। ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस में, सो ये हो गया 36। अब हमने ये वाली कॉलम हटाई थी ना, तो 4 को 0 से करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो ये हो गया -0। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ से 12 - 6 कितना हो गया 6 और 6 - 1 ये हो गया 56 और यहाँ पे आ गया हमारा 2, ये बचा यहाँ पे 3 और ये हो गया 36। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 6 2 12 और 5 2 10 और 1 11 और ये हो गया 6 3 18 3 3 9 और 108 माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। अब 112 में से 108 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 4 क्या है हमारा पॉजिटिव, यानी यहाँ से हमारा H3 भी क्या आ गया पॉजिटिव। अब देखो कि हमारे पास H1 भी पॉजिटिव है, H2 भी पॉजिटिव है और यहाँ पे H3 भी पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या है, तीनों पॉजिटिव होते हैं तो मिनिमम की वैल्यू आती है। सो H1 क्या आ रहा है हमारा पॉजिटिव, H2 पॉजिटिव एंड H3 भी पॉजिटिव। इसका मतलब फंक्शन इज मिनिमम एट x x2 x3 और वैल्यूज क्या थी हमारे पास 0 0 एंड 0, ठीक है। यानी हमारी x1 x2 x3 की वैल्यूज पे जो हमारी 0 है हमारा फंक्शन मिनिमम आ रहा है। अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक्सट्रीम वैल्यू निकालने का। सो एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब अगर हमारा फंक्शन मिनिमम आ रहा है तो ऑब्वियस है कि फंक्शन की वैल्यू भी मिनिमम आएगी। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। हमारे पास z की इक्वेशन दी हुई थी, क्या थी वो x1 स्क्वायर -3 x1
x2 प्लस 3 x2 का स्क्वायर प्लस 4 x2 x3 प्लस 6 x3 स्क्वायर। ये थी हमारे पास z की इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो x 1 2 3 की वैल्यू हमारे पास आई है वो हमें इस इक्वेशन में पुट करनी है। सो z x1 x2 x3 और ये वैल्यू क्या आई है 0 0 0। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, जहां जहां भी x1 x2 x3 है वहां वहां हम 0 ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगी प्लस ये वाली टर्म भी 0, ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि कोई भी हमारे पास सिंपल नंबर तो है नहीं, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू 0। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ z या फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 0।